Hello students, welcome back again. 10th class Political Science, chapter number 6, Political Party, chapter name, part number 3rd. On page number 75, we have discussed about in previous video the function of political parties. We have discussed about 7 main function of the political parties. Now at present we will start next point, next topic, how many parties should we have. Okay, now we'll start. How many parties should we have, कि हमारे पास कितनी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी कंट्री में काम चल सकता है. ठीक है. इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टीज़. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पूरी तरह से पावर होती है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है. इन दिस फॉर्म सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री. इसलिए हर देश के अंदर डिफरेंट यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है. मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. चुनाव आयोग आप जानते हैं इलेक्शन का कंप्लीट वर्क करता है ऑफ इंडिया. इंडिया के इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग आज 750 पार्टीज़ है इंडिया के अंदर. बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन. लेकिन ये सारी 750 पार्टीज ऐसी नहीं है कि जो पूरी तरह से इलेक्शन के अंदर पूरी तरह से कंपटीशन में आ सके. ठीक है, ऐसी स्थिति इनकी नहीं है. यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ आर इलेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस. इनमें कुछ ही की पार्टियाँ ऐसी है जो कि कंपटीशन करने के लिए तैयार होती हैं. ठीक है. एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार बनाती है. सो द क्वेश्चन देन इज़ हाउ मैनी मेजर ऑफ द इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी. तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि एक डेमोक्रेटिक देश के लिए एक अच्छी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी कितनी पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है. इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी अलाउ टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. कुछ कंट्री तो वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल पार्टी होती है और वही गवर्नमेंट को रन करती है. दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम. वेरी मोस्ट में क्वेश्चन बन चुका है. ठीक है, वन पार्टी सिस्टम. व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम? ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 75 नॉट 77. ओके, अपसाइड. इन क्लास 9th वी नोटिस दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू द रूल. जैसे कि हमने पढ़ा था कि 9th क्लास में कि चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो सिंगल ही पार्टी है, जो हमेशा वही कंट्रोल करती है. ठीक है, सिंगल पार्टी रूल सिस्टम है वहाँ पर चाइना में. ऑल्दो द लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट टू फ्री कंपटीशन फॉर पावर. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के शासन करने की अनुमति है, कि हालांकि वहाँ पर पूरी तरह से लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी पर वहाँ की चुनावी प्रणाली होती है उसको प्रतिद्वंदिता की जाती है. वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज द गुड ऑप्शन बिकॉज हम नहीं कह सकते कि सिंगल पार्टी जो होती है वो सिस्टम होता है अच्छा होता है. बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, एक अच्छा सिस्टम नहीं है. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम must allow at least 2 parties to compete in the election and provide a fair chance for the competing parties to come to power. ठीक है, हमें पता अच्छी तरह से कि कंपटीशन के लिए कम से कम 2 पार्टियों का होना तो ज़रूरी होता है. विदाउट 2 पार्टीज वी कैन नॉट थिंक अबाउट द कंपटीशन इन बिटवीन द पार्टीज. ओके, यू नो वेरी वेल. 2 पार्टीज़ का होना तो ज़रूरी है. वन सिंगल पार्टी होगी तो वही विनर हो जाएगी, वही हार सकती है, वही जीत सकती है. लेकिन हारना तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक कंपटीशन में नहीं होगी सेकंड पार्टी तो जब तक हारना और जीतना नहीं क्लियर हो सकता है. इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज़. हमें पता अच्छी तरह से कि जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर पावर होती है वो मोस्टली 2 पार्टीज़ के बीच में चेंज होती रहती है. सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, और दूसरी पार्टियाँ होती है तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है. कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन द फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर. और इस तरह से पूरी तरह से अपनी यानी कि जो चुनाव लड़ करके वो सीटें जीत लेती हैं. ठीक है, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज़ हैव द सीरियस चांस ऑफ द विनिंग मेजोरिटी ऑफ द सीट्स द फॉर्म द गवर्नमेंट. हमें पता अच्छी तरह से कि 2 पार्टी मेन होती है, क्योंकि आपको पता है एक होती है विनिंग, एक होती है हारने वाली होती है. ठीक है, डिफीटेड वाली होती है, हार जाती है. तो जो अपोजिशन पार्टी बनती है वो मोस्टली में जो विनिंग पार्टी है उसके जस्ट नीचे वाली पार्टी को अपोजिशन पार्टी का नाम दिया जाता है, जो मैं बता चुका हूँ पहले. सच ए पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड द 2 पार्टी सिस्टम. इस तरह से इस सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है. इट मीन्स 2 पार्टी सिस्टम इज़ द मोर इम्पोर्टेंट system
because when two party contest the elections, when we can say that the elections are the competition are going there, ठीक है, competitions are going there कि वहाँ competition चल रहा है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम के अंदर आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, यूनाइटेड किंगडम है अमेरिका के अंदर, यूएसए और इन सभी के अंदर इसी तरह की यानी कि दो दलीय वाली यानी कि पार्टी है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि इनके अंदर पूरी तरह से अमेरिका है, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम जो है जिसको हम कह सकते हैं ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम यूके है वो ब्रिटेन को कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के अंदर है। अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर इस तरह की टू पार्टी सिस्टम वहाँ बना हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बनेगा पाइए। इफ सेवरल पार्टी इज कम्प्लीट फॉर द पावर, अगर सारे जो बहुत सी जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो सत्ता के लिए होड़ में हो जाएं एंड कंपटीशन में आ जाएं, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव द रेस्पॉन्सिबल चांस ऑफ द कमिंग टू पावर एदर और देयर ऑन स्ट्रेंथ ऑन द और ए अलायंस विद अदर्स, और इस तरह से सभी पार्टी एक दूसरे के साथ मिल कर के अगर वो इस तरह से कंपटीशन में आएगी तो आपको पता है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ में अलायंस करेगी। अलायंस गवर्नमेंट होती है, आपको पता है कि जो गठबंधन सरकार बनाना, वी कॉल इट ए मल्टी पार्टी सिस्टम। जब कभी कोई पार्टी हारने लगती है तो वो दूसरी पार्टी की हेल्प लेकर के काम करती है, तो इस तरह की जो मल्टी पार्टी सिस्टम बनता है उसको हम अलायंस सिस्टम होता है उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। थस इन इंडिया वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया के अंदर भी इस तरह का मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था जिसको कहते हैं कि एक सिंगल पार्टी बहुत सी अदर पार्टीज़ के साथ में यानी कि हैंड प्ले करके हैंड रिलेट करती है और उसके साथ वो पार्टी बनाती है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन ए कोलेशन, और इस तरह से जो गठबंधन सरकार भी सरकार बना लेते हैं। कोलेशन गवर्नमेंट आप समझ पा रहे हैं, कोलेशन गवर्नमेंट हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्टी बनाई जाती है वेरियस पार्टीज़ के साथ में जो कंबाइंड होकर के वन सिंगल पार्टी को मेजोरिटी में बनाया जाता है तो उसको कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं। वैन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ द कंटेस्टिंग इलेक्शन, आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज़ द कोलेशन गवर्नमेंट। आंसर होगा, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, आंसर होगा when several parties in a multi-party system join hand for the purpose of the contesting election and the winning power, it is called the alliance or a front, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका बन चुका है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वर द 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, यहाँ पर इंडिया के अंदर हम देखें तो इस तरह से 3 बार यानी कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बन चुकी है, ठीक है। बहुदलीय जिसको बोलते हैं, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत सी पार्टीज़ को मिक्स करके एक सिंगल पार्टी की पावर बनाना। 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ सारे हो चुके हैं, लेफ्ट फ्रंट का हो चुका है, यहाँ पर आपको सामने है पूरी तरह से, ठीक है। जो 3 प्रमुख गठबंधन थे यहाँ पर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक जिसको कहते हैं, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक, ठीक है, नंबर 1। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। दूसरा हो गया आपके सामने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और फिर उसके बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट बोलता वाम मोर्चा, इसको वाम मोर्चा कहते हैं, वाम मोर्चा, वाम मोर्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखें 3 मेजर अलायंसेज हुए थे, ठीक है, 2004 के बाद में, ठीक है। 2004 के अंदर इट मीन्स, ठीक है, जिनके नेम आ चुके हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं 1, 2 एंड 3, ओके। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन appears very massive and that leads to the political instability. At the same time, this system allows a variety of the interest and the opinion of the enjoy political responsibility. इस तरह से ये प्रणाली सिस्टम होती है, इसके अंदर सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक साथ मिल करके पूरी तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर, आप बताइए इसमें से कि सब कुछ सिस्टम आपको मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा लगा, कोलिशन गवर्नमेंट लगा, या सिंगल पार्टी विनिंग सिस्टम अच्छा लगता है। प्रेस द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि कोलिशन गवर्नमेंट हम बनाएं। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़, पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, वो कंट्री के लिए किसी के लिए भी यानी कि इस तरह का अच्छा जवाब नहीं हो सकता, कोई अच्छा सवाल नहीं है ये, ठीक है। कोई चुनाव करना किसी का भी मुल्क के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। इट इन इवॉल्व्स
over a long time depending on the nature of the society, its social and the regional divisions. In history of the policies and the system of the elections, आपको अच्छी तरह पता है कि पुराने समय में अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जितने भी यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो सोसाइटी होती है, उनकी जो नेचर होती है, जो पॉलिटिकल जो डिवीज़न होता है, पॉलिटिकल जो हिस्टोरिकल सिस्टम जो होता है, उनकी जो इलेक्शन सिस्टम होते हैं वो सभी उनकी अकॉर्डिंग उनकी अपनी भूमिका निभाते हैं। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड एवरी क्विकली, इन सभी को एक साथ जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। ईच कंट्री डेवलप्स ए पार्टी सिस्टम दैट इज़ द कंडीशन बाय द इट्स द स्पेशल सर्कमस्टांसिस। हर एक कंट्री के लिए अपनी एक पार्टी को डेवलप करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक पार्टी के लिए कुछ कंडीशन होती है, कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, सभी को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इन द मल्टी पार्टी सिस्टम। आपको पता है कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड द geographical diversity in such large country the not the easily avoided by the 2 or even 3 parties. No system is ideal for the countries and all situations. आपको अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अंदर 2 या 3 पार्टी इतने बड़े मुल्क में सारी जो सोसाइटी की और जो जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी होती है उसको मिटाने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक अच्छा यानी कि सिस्टम है कि इसके लिए एक सिस्टम सिंगल पार्टी के अकॉर्डिंग उसको विनिंग और इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट पेज, यस नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 79, नेशनल पार्टीज़, ठीक है। राष्ट्रीय जो पार्टीज़ होती है, दल होते हैं, दल पार्टी को हम दल भी कह सकते हैं। तो कौन कौन सी है, किस किस तरह की है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी दैट फॉलो द फेडरल सिस्टम। आपको पता है कि इंडिया के पास फेडरल सिस्टम है अपना। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव द 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है वो टू टाइप्स ऑफ काइंड्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। जो एट प्रेजेंट जो पार्टी होती है जो कि पूरी तरह से यानी कि अस्तित्व में रहती है, उसको मोस्टली यानी कि फेडरल पार्टीज़ के रूप में उसको ना माना जाता है। ऑल ओवर द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, और जो पूरी तरह से फेडरेशन का काम करती है। दिस इज़ द केस इन द इंडिया एज वेल एज, इंडिया के अंदर भी इसी तरह का ही सिस्टम है। देर आर सम कंट्रीज वाइड पार्टीज़, ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत लंबी चौड़ी कुछ पार्टियाज होती है। विच आर कॉल्ड द नेशनल पार्टीज, जिसके पास जो इस तरह की होती है उनको नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट्स, और इस तरह की जो पार्टियाँ होती है उनकी अपनी यूनिट होती है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग होती है। बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़ प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी इन द डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। और ये सभी की सभी जो पार्टियाँ होती है, सभी जो नेशनल लेवल पर पूरी तरह से अपने जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो उनके अपने जो स्कीम होती है, स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, रणनीतियाँ होती है, उन सभी को अपने लेवल पर पूरी तरह से यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से ही उसको मानती है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो प्रोसेस है, सिस्टम यहाँ पर नेशनल पार्टी का वो बताया जा रहा है कि हर एक पार्टी को पूरी तरह से अपने आप को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना होता है। इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है जो पूरी तरह से यानी कि इलेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक मेन जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इलेक्शन कहते हैं, जिसको ईसी बोलते हैं शॉर्ट, ई और सी, ई फॉर इलेक्शन, सी फॉर कमीशन, चुनाव आयोग जिसको हिंदी में कहते हैं। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वल, जब कमीशन ट्रीट सभी पार्टी को इक्वलिटी में करता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी, जो पार्टी सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है उन पार्टीज़ को मोस्टली ये इलेक्शन कमीशन होता है, ये स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है। दीज पार्टीज़ आर गिवन टू द अनयूक सिम्बल्स, और उनको यूनिक सिम्बल, उन पार्टीज़ को स्पेशल कुछ यूनिक सिम्बल दे दिए जाते हैं हमेशा के लिए, कभी चेंज नहीं किए जाते हैं। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल, और ऑफिशियल पार्टी जो होती है, मेन इंपॉर्टेंट पार्टी है, वो इन इलेक्शन सिंबल को यूज़ कर सकती है। जैसे बीजेपी के लिए आपको पता है कि लोटस है, कमल है, ठीक है, और कांग्रेस के लिए हैंड, हाथ है, ठीक है। पार्टीज दैट गेट द प्रिविलेज एंड द सम अदर स्पेशल facilities are the recognized by the election commission for this purpose, that is why these parties are called, ठीक है, recognized political parties। इनको recognized पार्टी का नाम क्यों दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ उठता है, ठीक है। जानी पहचानी और संगठित यानी कि रजिस्टर्ड जो यानी कि जो पार्टियाँ होती है, इनको रिकॉग्नाइज पार्टी का नाम ही क्यों दिया गया है, किस तरह से इनको यहाँ पर पूरी तरह से पार्टी को पूरी तरह से इतनी पावर दे दी जाती है, विशेष अधिकार दिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, द इलेक्शन कमीशन हैड
has laid down the detailed criteria of the proportion of the votes and the seats that the party must get the order to be the recognized party। रिकॉग्नाइज पार्टी को पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग हर तरह की यानी कि जो उनका पंजीकरण होता है उसके लिए पूरी तरह से उसको इक्वलिटी के साथ साथ उनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। और स्पेशली उनको पूरी तरह से उसके अंदर कितने % वोट होंगे, किस तरह की बातें होंगी, वो सभी वो उनको क्लियर कर देता है। ए पार्टी दैट द सिक्योर द लिस्ट 6% ऑफ द टोटल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक रिकॉग्नाइज पार्टी होती है उसके लिए बात यहाँ पर आएगी। ए रिकॉग्नाइज पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर एक कोई भी यानी कि जो रिकॉग्नाइज पार्टी है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 6% कम से कम वो 6%, ध्यान दीजिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि 6% या उससे थोड़े यानी कि ज़्यादा, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट विंस एट लीस्ट 2 सीट्स, और 6% वोट लेकर के उसमें मिनिमम 2 सीट्स अगर रिकॉग्नाइज कर लेती है तो एज ए स्टेट पार्टी उसको नाम दिया जाता है। मतलब ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो इलेक्शन होते हैं उसमें टोटल जो वोट होते हैं उसका 6% अगर कोई पार्टी अपने आप ले लेती है, ठीक है, और कम से कम 2 सीट्स को वो पूरी तरह से अपने लिए जीत लेती है तो उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसको पॉलिटिकल रूप से उसको ये मान्यता मिल जाती है, ठीक है। तो उसको रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% इन द टोटल वोट्स इन लोकसभा। अगर इसी तरह से कम 6% टोटल वोट्स लोकसभा में इलेक्शन में ले लेती है, असेंबली इलेक्शन ले लेती है 4 स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स, यानी 4 राज्यों से लगभग अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर इलेक्शन में कम से कम 6% जो वहाँ पर पूरी तरह से अपने वोट लेकर के और वो कम से कम 4 सीट्स 4 सीट अगर वो जीत लेती है तो इस तरह की पार्टी को लोकसभा के अकॉर्डिंग उसको नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी की रूप की बात है। जो पार्टी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 6% टोटल वोट्स लेती है और 2 सीट्स अपने लिए फ़िक्स कर लेती है, आपने देखा है एटलीस्ट 2 सीट्स, वो स्पेशली स्टेट पार्टी होती है। और जब एक पार्टी जब अपने लिए मिनिमम 6% वोट लेकर के लोकसभा इलेक्शन के अंदर वहाँ पर अपने लिए 4 सीट्स फिक्स कर लेती है तो ऐसी पार्टी को लोकसभा के अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है। 4 सीट्स 2 सीट्स, ठीक है। परसेंट में देखिए 6% सेम है दोनों में, 6%, बट नेशनल स्टेट पार्टी के लिए 2 सीट्स का है और नेशनल पार्टी के लिए 4 सीट्स का है, ये ध्यान रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है बेटा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़। इस हिसाब से पूरे देश के अंदर इंडिया के अंदर 7 जो नेशनल पार्टीज़ बनाई गई हैं, ठीक है, इन द कंट्री इन 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 7 सबसे बड़ी जो रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो भी नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। जो कि हम अभी जो स्टेट पार्टी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेशनल पार्टी की बात करेंगे। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज। आइए उन पार्टी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं। यस, ऑन पेज नंबर 80, ओके, यू कैन चेक। और ये क्लियर है बेटा, कुछ बुक्स में 6 पार्टीज़ हैं तो यहाँ पर 2017 के अकॉर्डिंग 7 पार्टीज़ हैं नेशनल पार्टीज़, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ दिस, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी AITC। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर 5 मार्क्स में बेटा। राइट अबाउट द मेजर 7 नेशनलाइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया। तो उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और आपके इस चैप्टर का मेन जो सब्जेक्ट हेड मेन पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, वो हेड पीक पॉइंट है, ये यही है जो आज प्रेजेंट हम पढ़ रहे हैं। ध्यान देना हर एक पार्टीज़ के बारे में।
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको AITC कहते हैं, इसका सिंबल आप देख पा रहे हैं। लॉन्च्ड हुई थी ऑन 1 जैन 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ द ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की अगुवाई में ये 1998 में AITC तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी। ममता बनर्जी आप जानते हैं अच्छी तरह से, उनकी अगुवाई में लीडरशिप में बनाई गई थी। रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी इन 2016, और ये 2016 में जाकर के पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनी थी, ठीक है, जो कि नेशनल पार्टी में काउंट किया जा रहा है इसको। द पार्टीज सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास। फ्लावर एंड ग्रास यानी कि फूल और घास इस पार्टी का सिंबल है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे अब बहुत से। व्हेन AITC पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी, आंसर इज 2016, ठीक है। व्हेन AITC पार्टी लॉन्च्ड, तो वो हुई थी 1 जैन 1998, ठीक है, और लीडरशिप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा तो ममता बनर्जी, ठीक है। द पार्टी सिंबल फ्लावर एंड ग्रास। क्वेश्चन देखो, एक एक लाइन के क्वेश्चन बनेंगे आपके। कमिटेड टू द सेकुलरिज्म एंड द फेडरलिज्म, ठीक है, और इसमें कमेटी बनाई थी वो संघात्मक और यानी कि एक फेडरलिज्म सिस्टम बनाया था। हैज़ बीन द पावर इन द वेस्ट बंगाल सिंस 2011। 2011 से ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। ममता बनर्जी का आपने सुना होगा, हमारे देश में जो आता है, आपने उनकी लैंग्वेज देखना, इस तरह बोलते हैं वो। ऑल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन द अरुणाचल प्रदेश। एट प्रेजेंट ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक बड़ी पार्टी बनी हुई है। मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, कहने का मतलब AITC पार्टी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चर्चा है। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड 2014 इट गॉट 3.84%। अब ये जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक, आप जानते हैं, ठीक है, CM के लिए, ये जो PM वाले हुए थे इलेक्शन, इसके अंदर ओनली इसने 3.84% ही 2014 में जो मोदी जी बने थे उस समय की बात है, इसने ओनली 3.84% ही वोट्स लिए थे, वोट्स, एंड वॉन 34 सीट्स, मेकिंग इज इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर अपने आप को इसने 4थे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिल गया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसको बोलते हैं, बसपा। अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी, BSP, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। मायावती आप जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है, उनके अंडर में ये पार्टी एट प्रेजेंट, तो आप प्लीज़ ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। 1984 में काशीराम की लीडरशिप में BSP एक नेशनल पार्टी बनी। काशीराम, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 6 to represent and the secure power for the बहुजन समाज which include the दलित्स, आदिवासीज, OBCs and the religious minorities। और इस पार्टी ने पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि जो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए ये पार्टी बनाई गई थी, जिसमें इंक्लूड किया गया था दलित्स को, आदिवासीज़ को, OBC को और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ लोगों को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट है ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया ऑफ द टेक्निक ऑफ द साहू महाराज। साहू महाराज यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको ध्यान समझना इस चीज़ को, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ पार्टी के जो कुछ लोग थे स्पेशली, जो कि उनके विचारों की, शिक्षाओं को प्रेरणा ली जाती थी, तो उनके लिए कुछ हम बात आपको बताएंगे। यहाँ पर बात आई है साहू महाराज की, महात्मा फूले की, पेरियार रामास्वामी की, स्वामी नायकर की और बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इन सभी लोगों को, जो दलित और आदिवासी जो थे, उन लोगों के साथ मिल कर के यानी कि इस पार्टी की जो नींव रखी गई थी कि वो सभी लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सभी लोग जो माइनॉरिटीज़ जो थे, यानी कि जो दबा हुआ निम्न वर्ग था, उसको अपलिफ्ट करने वाले लोगों में से एक थे। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ द सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर द दलित्स, और दलित लोगों को वेलफेयर करने के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। एंड द ओप्रेस्ड पीपल, और लोगों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी थी, प्रेरणा दी थी। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी, ये सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल पार्टी बनी है ये यूपी के अंदर। एंड द सस्टेनेबल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। धीरे धीरे, ठीक है, ये पार्टी अपनी यानी कि रुतबा जमाती हुई बहुजन समाज पार्टी BSP है,
तो आज ये पहले स्टार्ट हुई यूपी से होती हुई अपनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब तक पूरी तरह से अपनी पावर बना चुकी है। फॉर्म गवर्नमेंट इन द उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय द, और ये यूपी में कई बार अपनी पार्टी के रूप में यानी कि ये यानी कि गवर्नमेंट बना चुकी है। सेवरल टाइम बाय द टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट पार्टी डिफरेंट टाइम्स इन लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड 2014। कितना परसेंट इसने लिया वहाँ पर? इट पोल्ड अबाउट 4% वोट्स बट डिड नॉट स्कोर सीट इन लोकसभा। 4% यानी कि अपनी वोट की लिस्ट यानी कि वोट्स लेकर के पूरी तरह से लोकसभा में अपना जो स्थान नहीं बना पाई। ठीक है, ये क्लियर बात है। 2014 की बात यहाँ पर है, 4% में है। अगर आपकी ओल्ड बुक हो तो उसमें 2004 मिलेगा, यहाँ पर उसमें उसको 19 सीट्स मिली थी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो 5% जो उसको वोट मिले थे और 19 उसको सीट मिली थी, इस तरह की बातें हैं। तो ये 14 की बातें हैं, इस बात का ध्यान रखना, कुछ बुक्स में अलग अलग मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, आज मोदी जी की पार्टी आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो उसको यानी कि लोटस आप समझ पा रहे हैं, कमल का फूल। ठीक है, ये कौन कब एस्टेब्लिश हुई, कब इसकी सामने आई, कौन इसकी लीडरशिप में रहे, इस बात के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं, फाउंडेड इन 1980 बाय द रिव्यूइंग द रेस्ट बाय द भारतीय जनता संघ, भारतीय जनता संघ जिसको कहेंगे संघ फॉर्म्ड बाय द श्याम प्रसाद मुखर्जी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडरशिप इन 1951। ठीक है, तो ये भारतीय जनसंघ जिसको कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको 1980 में ये पार्टी बनी। ठीक है, और इसकी जो कल्चर को ध्यान में रखते हुए, इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसकी पूरी तरह से जो बातें सामने आई है, वो भारतीय जनता पार्टी जो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में इसको बनाया गया था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, आगे वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय द ड्रॉइंग इंस्पिरेशन, कि देश को एक बड़ी से बड़ी ताकत के अंदर रख करके उसको पूरा पावरफुल बनाना। ठीक है, फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू ऑफ द दीन दयाल उपाध्याय आइडियाज़ इंटीग्रेट द ह्यूमनिज्म एंड द अंत्योदय, और हर तरह से जो अंत्योदय की पार्ट यानी कि जो स्कीम पर चलते हुए दीन दयाल उपाध्याय की बातों पर ध्यान रख करके उसको मानव की आगे यानी कि उसको बढ़ाने का हकदार बनाने के लिए किया गया था। कल्चर, नेशनलिज्म और द हिंदुत्व, और हिंदुत्व को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आज राम मंदिर हिंदुत्व में आ जाता है, तो बीजेपी पार्टी का मेन लक्ष्य था वो पूरा किया जा रहा है, जो राम मंदिर बन रहा है। Important elements of meet the concept the Indian nationalhood and the policies want to full terrestrial and the political institution जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी इस पार्टी का मेन एम था कि जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही इसको मिक्स किया जाएगा, जो कि आपके मोदी जी ने करके दिखाया है। ये सारी इस पार्टी में लिखी हुई बातें पहले से थी ऑलरेडी, तभी ये सब कुछ हो पाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री, और सभी लोगों के लिए एक कोड किया जाएगा। वन राशन, वन नेशन, वन राशन, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये सारी बातें मोदी जी खरी उतार रहे हैं आप देश के लिए। अगर आप जानते हैं पॉलिटिकल को तो आपके सामने बहुत अच्छी बातें हैं। Conservation and the its support the base increase the sustainability in the 1990s, earlier limited the north and the west in the urban areas. The party expand the support in the south. ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड द रूरल एरियाज, इस पार्टी को पूरी तरह से हर एक एरिया से इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ था। केम टू पावर इन 1998, ये 1998 में पूरी तरह से पावर में सामने आई एज लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में पूरी तरह से फुल पावर में आकर के अपने आप एक NDA का नाम लिया इसने, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, इसके अंदर बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां भी इसके साथ मिलकर इसका रूप धारण कर लिया था काफ़ी यानी कि बड़ी पार्टी बनाने के लिए। हमारे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी विद इन 282 मेंबर्स, जो कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को उभारने के लिए इसमें, जो कि आज 282 मेंबर्स इसके बने हुए मेन इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, 2014 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम में 282 जिसके मेंबर्स पूरी तरह से बीजेपी के बने हुए हैं। करंटली लीड्स द रूलिंग NDA गवर्नमेंट एट द सेंटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज देश के अंदर बीच में अगर बात की जाए तो पूरी तरह से अपनी पार्टी जो है ये पूरी तरह से अपने आप को NDA के रूप में जो कि प्रदर्शित कर रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट
पॉइंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, CPI, क्लियर। तो इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI कहते हैं। इन 1925 लिव्स इन द मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, एंड लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी आस्था के रूप में इसको बनाया गया था। अपोज टू द फोर्स ऑफ द सेक्शनिज्म, ठीक है, एंड द कम्युनलिज्म, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलगाववादी और जो कम्युनिज्म का मतलब होता है कि जो सांप्रदायिकता, उसको ध्यान में रख कर के इसको पूरी तरह से इसको पावर में लाया गया। एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज द मीन्स ऑफ द प्रोमोटिंग द इंक्रीजिंग ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। इस पार्टी का मेन उद्देश्य था कि फार्मर और पुअर लोगों के लिए उसको अपलिफ्ट करना। बिकम वीक आफ्टर द स्पिल्ड इन द पार्टी इन 1964 दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। और 1964 में पूरी तरह से जाकर के ये पार्टी अपने आप को, यानी कि जिसमें मापक इसके अलग हो गई थी, ये सबसे अलग होती चली गई थी। सिग्निफिकेंट द प्रेजेंस द स्टेट ऑफ द केरला, ये इस समय केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु के अंदर इसका रोल प्ले है। इट्स स्पोर्ट बेस द हैड द ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। इट स्क्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड द 1 सीट इन द 2014 लोकसभा। 2014 लोकसभा के अंदर 1% सीट लेकर के 1% वोट लेकर के 1% सीट इसने हासिल की, ठीक है। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।